हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर में हमने बात करनी है सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए जो होता है, डीएनए से हमें मिलता है आरएनए, आरएनए से हमें मिलेगा प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। तो अब हमारा सवाल ये है कि डीएनए कैसे बनता है। तो डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमें समझना है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है। दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स और पिरीमिडीन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग होते हैं और वो बड़े होते हैं, और जो पिरीमिडीन्स सिंगल रिंग होते हैं, छोटे होते हैं। प्यूरिन्स दो तरह के होते हैं, एडिनाइन गुआनाइन। पिरीमिडीन दो तरह के होते हैं, साइटोसिन थाइमिन। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, हमें जानने की जरूरत है पेंटोस शुगर क्या होता है। शुगर स्पेशल टाइप के वो होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन स्ट्रक्चर, 5 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमारे तरह दो तरह के होते हैं, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस। डीऑक्सी राइबोस और राइबोस में फ़र्क क्या है? डीऑक्सी राइबोस में जो 30 कार्बन है उधर हमारे पास सिर्फ अगर एच होगा, हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, वो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, तो डीऑक्सी राइबोस होते हैं, जिससे डीएनए फॉर्म होगा। और अगर हमारे पास सेकंड पे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल, और थर्ड पे भी हाइड्रोक्सिल, तो वो आरएनए होगा, जिसको हम राइबोस कहते हैं, जिससे आरएनए फॉर्म होगा। अच्छा, तो ये जो क्या कहते हैं, जो हमारा पेंटोस शुगर है, उसके साथ अगर हम लगा देंगे नाइट्रोजनस बेस, तो हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। तो इसका मतलब एडिनाइन प्लस नाइट्रोजनस बेस हमें मिल जाएगा एडिनोसाइन पे। इस तरह गुआनोसाइन, इस तरह साइटाडीन और थाइमाडीन, ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन ये नाइट्रोजनस बेसिस है। एडिनोसाइन, गुआनाइन, साइटोडाइन और थाइमाडीन ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। और अब न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। ये जो फिफ्थ कार्बन था ना, इधर जो फ्री कार्बन था ये वाला ऊपर की तरफ, इसके अगर हम फॉस्फेट लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह अगर शुगर के साथ हमने साइड पे उसके अगर हमने नाइट्रोजनस बेस लगा दिया तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन उसी शुगर जिसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगा, उसके अगर फिफ्थ जगह पे हमने लगा दिया है फॉस्फेट, तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास तीन तरह के, मोनोफॉस्फेट जिसमें एक फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप लगा हो, डाईफॉस्फेट से दो फॉस्फेट लगे हो, ट्राईफॉस्फेट से तीन फॉस्फेट के ग्रुप लगे हो। तो उसके बाद मुझे याद रखनी है डॉल एज एग्जांपल, कि डॉल का एक सर है और उसके पाँव है, उसके साइड में नाइट्रोजन पे जो सर पे लगा है उसका फॉस्फेट जो कि है 5 एंड, फिफ्थ एंड जैसे है, और जो पाँव है उसका 3 एंड है, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है ना, वो है। तो इसको हम कहते हैं हेड हैंड और इसको हम कहते हैं फुट एंड। तो बेसिकली डीएनए क्या है? डीएनए ये है, क्या कहते हैं, हमारा अनब्रांच लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के हमें मिलता है एक डीएनए स्ट्रैंड। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट चाहिए, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को गिफ्ट देगा। और ना सिर्फ वो गिफ्ट देंगे मतलब, और उनको अपना जो सर है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पाँव में रखना पड़ेगा। तो इस तरह हमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडिनाइन है, तो एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट आएगा एटीपी, जिसका ये जो दो फॉस्फेट ये निकल जाएगा, जो कि गिफ्ट था। पायरोफॉस्फेट का जो दो ग्रुप है ये निकल जाएगा, और जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो जो एनर्जी रिलीज होगी इस पायरोफॉस्फेट के लूज होने से, इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि दो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि बैकबोन फॉर्म कर हमारे डीएनए के, उनके बीच में हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिर्फ टूट सकता है एंजाइम न्यूक्लियस की तरह। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं हमारे पास, डीएनएज और आरएनएज। डीएनए को तोड़ते हैं, आरएनए को तोड़ते हैं। और फिर दो तरह और के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस और एंडोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस जो होते हैं वो सिर्फ एंड से काटते हैं डीएनए को, और जो एंडोन्यूक्लियसिस है वो बीच में से काट सकते हैं डीएनए को। ओके, अब हमें याद रखना, जब डीएनए स्ट्रैंड हमने फॉर्म कर दिया उसमें हमारे पास दो तरह के एंड होंगे, 5 एंड और 3 एंड। तो 5 एंड को हम सर बोलेंगे, 3 एंड को हम पाँव बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे 5 एंड पोल, या फिर हम इसको बोलेंगे 3 एंड पोल, या फिर हम इसको बोलेंगे फॉस्फेट कंटेनिंग पोल, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग पोल, क्योंकि हमें याद है 5 पे जो ये जो था हमारा कार्बन ग्रुप, इस पे हमारे पास फॉस्फेट अटैच होगा, और इधर हमारे पास हमेशा हाइड्रोक्सिल था 3 एंड पे। अब जब एक डीएनए स्ट्रैंड के साथ ट्रांसलेशन होगी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन दूसरे डीएनए स्ट्रैंड की, तो फिर क्या होता है कि रिवर्स में होगी, यानी 3 एंड से स्टार्ट होगा पाँव की तरफ से। तो फिर जो दूसरा स्टैंड बनेगा ना, उसका सर नीचे होगा और उसके पाँव ऊपर होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों जो स्टैंड्स हैं एंटी पैरेलल है, लेकिन जो इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे।
और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे उन दोनों नाइट्रोजनस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में, वो वीक बॉन्ड होता है। दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एडिनाइन जो होता है हमेशा बाइंड करेगा थायमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ। एडिनाइन और ग्वानिन के एडिनाइन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और ये याद रखना कि ये एडिनाइन और थायमिन कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस है, ग्वानिन और साइटोसिन भी कॉम्प्लीमेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं बेस्ड ऑन द पेंटोस शुगर बैकबोन वो एंटी पैरेलल हैं, और बेस्ड ऑन द नाइट्रोजनस बेसिस दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो नाइट्रोजनस डीएनए स्ट्रैंड होता है वो उसके अंदर ट्विस्ट आते हैं ऐसे सारे, तो उसमें हमारे पास होता है माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप। ये ग्रुप्स जो होते हैं इनसे हमारे पास ड्रग्स रिलेटेड होते हैं, और इन ग्रुप्स के ज़रिए हमें फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इस जगह पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ड्रग आके स्टॉप कर देगा इसका एक्सप्रेशन, तो फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल। और क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए में बेसिकली फ़र्क है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा और थाइमिन भी होगा, और आरएनए में राइबोज होगा और यूरेसिल होगा। जो दो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वीक होते हैं, और ये पानी या टेम्परेचर इंक्रीज करने या पीएच चेंज करने से टूट सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। और ये जो डीनेचरेशन ऑफ डीएनए रिवर्सेबल भी, यानी कि दोनों नाइट्रोजनस बेसिस वापस जुड़ के स्टैंड वापस बन सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रीनेचुरेशन या फिर री एनिलिंग ऑफ डीएनए। मेल्टिंग पॉइंट वो जगह है जहाँ पे डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो टूट जाते हैं, या फिर हम इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, हम इसको डीनेचरेशन पॉइंट कहते हैं। उसके अलावा जो एटी बॉन्ड होता है, क्योंकि वो वीक होता है, उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी इजीली टूटता है। और जो जीसी यानी कि ग्वानाइन और साइटोसिन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है कंपेयर टू एटी बॉन्ड, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी टूटता है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे 50% यानी 50% ऑफ डीनेचरेशन यानी कि उसकी क्या कहते हैं डीएनए टूट जाता है 50%, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लाइट कैसे ऑब्जॉर्व करता है डीएनए, वो डिफरेंट होता है सिंगल स्ट्रैंड सिचुएशन में और डबल स्ट्रैंड सिचुएशन में। डबल स्ट्रैंड सिचुएशन में लाइट कम एब्जॉर्व होती है, और सिंगल स्ट्रैंड सिचुएशन में लाइट ज़्यादा एब्जॉर्व, क्योंकि अगर ऐसे होगा डीएनए तो कम लाइट एब्जॉर्व, लेकिन अगर डीएनए ऐसे खुल जाएगा तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्व करेगा। इसके अलावा हमें याद रखें कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और जो पेंटोस शुगर की जो और फॉस्फेट की जो उसकी बैकबोन है वो बाहर की तरफ होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो हाइड्रोफोबिक है, और ये जो हमारे फॉस्फेट के जो और पेंटोस की जो बैकबोन है वो हाइड्रोफिलिक है। और वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर के अंदर पोलर ही डिसॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास डीएनए के तीन तरह के फॉर्म्स होते हैं, बी फॉर्म, ए फॉर्म, जेड फॉर्म। बी फॉर्म राइट हैंडेड है, ए फॉर्म भी राइट हैंडेड है, लेकिन जो जेड फॉर्म है वो लेफ्ट हैंडेड है। बी फॉर्म सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला है, मोस्ट अबंडेंट है, और ए फॉर्म जो है डिहाइड्रेटेड फॉर्म हम उसको कहते हैं, और जेड फॉर्म जिगजैग फॉर्म है। एक 360 टर्न के अंदर बी फॉर्म के अंदर 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और एक टर्न के अंदर ए फॉर्म में 11 होते हैं, और जिगजैग में 12 होते हैं। और ये जो पेयर्स होते हैं बी फॉर्म में, जो नाइट्रोजनस बेसिस के जो पेयर्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले, वो परपेंडिकुलर सेंट्रल एक्सेस से, इसमें थोड़े से टेढ़े होते हैं, ऑब्लिक होते हैं। और ये सिर्फ डीएनए होता है, ये डीएनए ऑन डीएनए या फिर डीएनए ऑन आरएनए भी हो सकता है। और जो जी फॉर्म में जिगजैग एरियाज होते हैं, ये स्पेशल सिग्नल फॉर ट्रांसक्रिप्शन।